हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का जो हम लोग का चैप्टर है ग्रेविटेशन, उस पे। तो ग्रेविटेशन से क्या मीनिंग है, देखिए आपने बहुत ढेर सारी चीजें देखी होंगी अपने चारों तरफ, जैसे कि एक बॉल का उछलना और वापस आपके हाथों में आ जाना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का गिरना, या मून को चारों तरफ घूमते हुए देखना, या फिर जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस चीज को देखना। तो ये सारे ढेर सारे फिनोमेना है जिसको कि आप लोग ने कर रखे हैं, ऑब्जर्व कर रखा है। हाँ या ना। तो ये सारे जो फिनोमेना है, अगर एक टर्म्स पे बोला जाए तो ये क्या है कि ये हमारे सारे ग्रेविटेशन की वजह से है। ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है फिर? ग्रेविटेशन की वजह से बोल दिया कि ग्रेविटी है, ग्रेविटीज पुल है, ऐसा है। मीनिंग क्या है इसका? उसी चीज को हमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर बात करी जाए हमारे चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए आप देखिए, अगर इसके पिछले और उसके पिछले चैप्टर की बात करें, यानी कि मोशन, फोर्स एंड मोशन, सॉरी मोशन, एंड उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन हमारा चैप्टर था, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये दो चैप्टर जो अभी आपने पढ़े हैं, पहले वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है उस पे एक्सेलरेशन कुछ है, उसकी वजह से वो उस होगी, जो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कुछ समय में, या कोई ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, उस पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, वो किसी वजह से एक्सेलरेशन उस बॉडी में है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर बढ़ते बढ़ते कुछ हो रही है। ऐसा हम लोग ने सारी चीजें देखी, हाँ है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा लॉज ऑफ मोशन, उस पे हम लोग ने ये जानने की कोशिश करी कि वो जो एक्सेलरेशन है वो आ कहां से रहा है, कॉज क्या है। हमने वहां पर मास को भी इंक्लूड कर लिया। किसको इंक्लूड कर लिया? मास को भी। और वो जो कॉज था, जो वो एक्सेलरेशन कॉज कर रहा था, उसके बारे में स्टडी करा और पता चला कि वो फोर्स है। और फिर न्यूटन्स के थ्री लॉज ऑफ मोशन, और जो हम लोग का वो जो गैलीलियो ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर ही हमारा जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से फिर हमने वो जो फर्स्ट थ्री ऑफ सॉरी थ्री लॉज ऑफ मोशन थे, उसका जो फर्स्ट लॉ था, उस फर्स्ट लॉ पे हम लोग ने ये देखा कि किसी बॉडी को फोर्स की जरूरत कब होती है। दूसरा लॉ ये बताता है कि उसको जो फोर्स की जरूरत है, उसको कितना फोर्स चाहिए किसी एक्सेलरेशन को अटेन करने के लिए। और तीसरा लॉ ये बताता है कि कैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स लगाती है, और उसी समय जो दूसरी बॉडी होती है वो पहली बॉडी में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है। तो पहला लॉ बताता है जरूरत कब है, दूसरा बताता है कितनी जरूरत है, और तीसरा बताता है अगर जरूरत है तो आप उसको पूरी कैसे करते हैं। इस चीज को ये तीन लॉज बताते हैं। यानी कि फोर्स की बात आ गई कि फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई। तो अब क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग एक खास तरीके के फोर्स को पढ़ रहे हैं जिसको कि बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इस यूनिवर्स में मौजूद किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हो, उनमें उनके बीच में लगता है, और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है। तो मास की जैसे बात करी, मास तो आपको पता है क्या होता है। तो किसी भी बॉडी में जिसमें मास होता है, वो दो बॉडी आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अभी आप जिस जगह पर बैठे हैं, आपको अर्थ तो अट्रैक्ट कर ही रही है, क्योंकि अर्थ के पास मास है, आपके पास मास है। आप जिस बेड पे बैठे हैं या जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, उनमें भी आपस में अट्रैक्शन हो रहा है। आप जिस जगह पर बैठे हैं, आपके बगल में एक दीवार है, तो वो दीवार और आपके बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है। आप जहां पर बैठे हैं, उसके बगल में कोई और ऑब्जेक्ट रखा होगा, कप रखा होगा, ग्लास रखी होगी, या बुक्स रखी होंगी, पेन रखा होगा। पेन बुक आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। या आप जहां पर बैठे हैं, कुछ और कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा हो जिसपे कि मास मौजूद हो, और अगर वो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा हो तो उस पर मास जरूर मौजूद होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कि मास मौजूद होता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर?
और वही जो फोर्स होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दीवार से अट्रैक्शन, देखो जैसे अभी मैंने कहा कि दीवार से अट्रैक्शन होगा, तो ये एक फोर्स है जो कि मासेस के बीच में अट्रैक्ट होता है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वो एक्ट कैसे होगा, कैसे मतलब उसके उस फोर्स के लगने का कॉज क्या है, वो फोर्स के जनरेट होने का कॉज क्या है, तो उसके लिए आपको नाइन्थ पढ़ना पड़ेगा, टेंथ पढ़ना पड़ेगा, इलेवेंथ क्लास पढ़नी पड़ेगी, ट्वेल्थ क्लास पढ़नी पड़ेगी, फिर बीएससी में आपको मतलब बीएससी करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर ऑफ साइंस पढ़ना पड़ेगा, उस पर फिजिक्स लेनी पड़ेगी, वहां पर आपको पढ़ना चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद जाकर एमएससी जब में आप पहुंचेंगे, तब जाकर एमएससी में आपको ये पता चलेगा कि ग्रेविटेशन के पीछे का कॉज क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन जो पुल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे कि मास है, दो ऑब्जेक्ट ऐसे मास है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है, उसको पढ़ने के लिए आपको एमएससी तक के सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप आज ही सारा पढ़ के खत्म कर दीजिए नाइन्थ क्लास से लगाकर एमएससी तक, या फिर हर साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए वहां तक पहुंचिए। ठीक है, अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कि मास मौजूद हो, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे भी ऑब्जेक्ट हैं, आपके सामने कुछ भी दिख रहा हो, उनमें अगर मास मौजूद है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा यूनिवर्स में देखा गया है। यानी कि हमने चारों तरफ ऐसी चीजें देखी हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक बॉडी है हमारा, मतलब दीवार है, और एक है आप, वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही ना, वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको जाके चिपक जाना चाहिए। देखिए, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसका जरूरी नहीं है कि आप जाकर चिपक ही जाएं। अट्रैक्शन का मीनिंग यह है कि वहां पर उन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट हो रहा है, बट वो फोर्स दीवार और आपके बीच में फोर्स इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके और अर्थ के बीच में लग रहा है। ठीक है, जो फोर्स अर्थ और आपके बीच में लग रहा है, उतना ज्यादा फोर्स नहीं है उस दीवार और आपके बीच में, क्योंकि इन आपका और इसका जो मास है वो बहुत कम है। आपका और जो दीवार है उसका जो मास है वो बहुत कम है। इसकी वजह से यहां पर क्या है कि जो चीजें हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, बात समझ पे आई? तो फोर्स उतना ज्यादा नहीं लगता है आपके और दीवार के बीच में। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि आपको यहां पर कोई मूवमेंट दिखाई दे। यही आप याद करिए, पिछले चैप्टर में यही तो पढ़कर आए हैं कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसके बराबर होता है, हमारा ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है। और आपका यहां पर क्या है, जब आप निकालेंगे तो जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है जी, जब यहां पर आप देखेंगे फोर्स की वैल्यू ही बहुत कम होगी, फिर आप उसको मास से भी डिवाइड कर देंगे। पहले तो फोर्स कम, उसको मास से डिवाइड किया तो और कम, एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। यानी कि आप और दीवार के बीच में कोई ऐसा रिलेटिव मोशन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, मास मास। ठीक है, मास के बारे में कुछ चल रहा था, मास के बारे में कुछ चल रहा था। हाँ देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आप बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें कि मास मौजूद है, जिसमें कि मास मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है ये कि मास और वेट एक चीज है, वो डिफरेंट चीज है, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मास और वेट जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कभी ऐसा मत समझिएगा। देखिए, डेली लाइफ में जो हम लोग चीजें बोलते हैं वो बहुत इस तरीके की होती हैं जो हमारा काम आसान बनाए, बट काम आसान बनाने के चक्कर में वो मिस इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करती हैं। जैसे कि आप खरीदने जाते हैं आ, कोई सामान और बोलते हैं कि इसका वेट बता दो, और वो कहता है 2 किलोग्राम। वो वेट नहीं है, वो मास है। वेट एक्चुअली फोर्स होता है।
वेट एक्चुअली फोर्स होता है, जिसको कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मास मास है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। क्लियर यहां तक? अब देखिए, आपने ये चीज देखी होगी कि जो हमारा एक बॉल है, मान लीजिए उसको आपने क्या किया, ऊपर थ्रो किया। तो बॉल क्या करती है, जब ऊपर जाती है, आपने यहां पर किसी वेलोसिटी से इसको फेंका, ये बॉल ऊपर गई, ऊपर जाकर रुकती है और रुक कर फिर नीचे आती है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, ये ऐसा होता है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्या सिर्फ अर्थ ही जो ये बॉल है उसको अट्रैक्ट कर सकती है? देखिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अर्थ तक ही सीमित नहीं है। जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, वो भी हमारा किसकी वजह से है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। क्योंकि जो सन है वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बहुत हैवी मास होता है ना उनका, इसी वजह से वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही। और वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक पार्टिकल जिसमें की मास हो, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वहां पर वो जो फोर्स लगता है, वो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हमें दिखाई देता है कि ये है वो नीचे गिर रहा है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तो हमें एक्सेलरेशन ऐसे समझ पे आता है। ठीक है, बट इसके और इसके बीच में भी फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बाकी इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस से बहुत कम है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसका कोई यहां पर हमें एविडेंस नहीं मिल रहा। बात समझ पे आई? देखिए, याद करिए, पिछले चैप्टर में मैंने यही तो सिखाया है ना कि किसी भी बॉडी में जो मोशन आएगा, जो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट होगा वो चेंज होगा, या स्टेट ऑफ मोशन जो चेंज होगी वो तभी होगी जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके आपस के बीच में लग रहा है, वो इतना कम है कि इनके ये जो इसके और सरफेस के बीच का जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, वो उसको एक्ट कर दे रहा है, वो उसको एक्ट कर दे रहा है। धीरे धीरे हम सारे टर्म्स को भी आगे चलकर पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रेविटी वगैरह, इसको भी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आपको यह समझना है कि जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा तरीके का फोर्स है जो कि किसी भी दो बॉडीज जिनमें की मास मौजूद हो, उनके बीच में लगता है। ठीक है, उनके बीच में ऐसा फोर्स लगता है। अब हो सकता है कि किसी को लगे कि अगर हम किसी एक बॉल को थ्रो करें एक ऑब्जेक्ट के पास जिसका मास ज्यादा हो, तो जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर वो मास क्या हो, बहुत बड़ा हो, वो मास बहुत बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू वो बॉल। क्योंकि यहां पर जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। इसी को अभी आगे चलकर पढ़ेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स जो कि इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, उनमें अगर मास है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। कितना होता है इसको अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। पूरा एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, वहां से चीजें समझ पे आएंगी। ठीक है, क्लियर? बात समझ पे आ गई? कुछ भी जिसमें जिसमें भी मास मौजूद होगा, जिसमें भी मास मौजूद होगा इस यूनिवर्स में, ऐसा कोई चीज जिसमें कि मास मौजूद होगा और उसके बगल में कोई दूसरा मास वाला ऑब्जेक्ट होगा, उन सब के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। एक तरीके का ऐसा फोर्स जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को मास की वजह से अट्रैक्ट करता है, मास होने की वजह से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मास होने की वजह से अट्रैक्ट करता है।
क्लियर? ओके। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारा हर जगह पर होता है। ये मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब चलते हैं आगे, इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अर्थ के चारों तरफ जाते हैं। हाँ या ना? सॉरी सॉरी, प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यानी कि जो अर्थ है वो भी हमारी रिवॉल्व करती है, किसके अराउंड? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हाँ या ना? ये चीजें पढ़ी है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रही हैं। अब वहां पर होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और अर्थ के बीच में, वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाकी फोर्सेस में। ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी फोर्सेस के। बात समझ पे आई? एज कंपेयर टू बाकी फोर्सेस जो उन पे लग रहे होते हैं। तो इस वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होता है, तब उस ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें एविडेंस मिलता है। वरना लग तो हमेशा रहा होता है, लग तो हमेशा रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपको आपकी जो मम्मी है वो हमेशा प्यार करती हैं। ठीक है, आपको आपकी मम्मी हमेशा प्यार करती हैं, हमेशा सोचती हैं कि आप बढ़िया अच्छी तरीके से दिखें, आप बढ़िया, आपका बिहेवियर हो, आप हर एक चीज बढ़िया तरीके से करें। बट आपको वो कभी कभी ही महसूस होता होगा आपको, जैसे कि चोट लग गई, तो आप कुछ भी हो जाके मम्मी के पास ही पहुंचेंगे। ठीक है, कुछ हो गया, मम्मी के पास जाकर पहुंच जाएंगे। हाँ या ना? तो आपके और आपके मम्मी के बीच में हमेशा क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट कहीं कहीं पर कभी कभी वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जब वो चीजें हमें कभी दिखाई देती हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ग्रेविटेशन में क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। बट जब वो ज्यादा होता है, जैसे कि जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि दो प्लैनेट्स, उनका मास बहुत ज्यादा होता है, तब उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एविडेंट होता है। एविडेंट होने का मतलब कि वहां पर हमें वो चीज दिखाई देती है, एविडेंट होने का मतलब। ठीक है, बात समझ पे आ गई? ओके, क्लियर? तो जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही घूम रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं ये चीजें होता है, तो ये इसी वजह से ही हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही। मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ जा रहा है, तो क्यों हो रहा है वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, यहां पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम लोग ने ये पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, जैसे कि अब नियर टू सर्कुलर मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक सन है, हमारा जो सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं मान लीजिए। तो सर्कुलर मोशन के लिए याद करिए, सिखाया था मैंने कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है। और पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। यानी कि अगर प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उनमें लगातार कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है। भी देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, हम हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। देखिए, मैं जहां पर बैठा हूं, मेरे सामने दीवार है, दरवाजा है, कंप्यूटर स्क्रीन है, माइक है, कीबोर्ड है, लाइट्स हैं, फैन है, मेरे कपड़े हैं, या बगल बगल का कमरा है, ये सब कुछ मौजूद है। इन सब में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मेरे और स्क्रीन के बीच में लग रहा है, स्क्रीन और स्क्रीन के बीच में लग रहा है, स्क्रीन कीबोर्ड के बीच में लग रहा है। ठीक है, बाहर पड़ी धूल के बीच में भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट बट उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्या होती है? उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप समझिए कि आपका कोई एक फ्रेंड है। ठीक है, आपका कोई एक फ्रेंड है और ये आप है। ठीक है, ये आप है और आपका एक और फ्रेंड है।
ठीक है। अब इस फ्रेंड ने आपको बुलाया और इस फ्रेंड ने भी आपको बुलाया, समझिएगा, इस फ्रेंड ने आपको बुलाया और इस फ्रेंड ने भी आपको बुलाया। यहां पर इस फ्रेंड को मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं अर्थ को। किसको? अर्थ को। तो इसके और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सेम टाइम पर अगर ये वाला फ्रेंड आपको बुलाएगा और ये वाला फ्रेंड बुलाएगा तो आप इसके पास जाएंगे, आप इस तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो वैल्यू है, वो बहुत कम है फोर्स की। ठीक है। यही चीज है कि जब हम लोग यहां पर हैं तो अर्थ और हमारे बीच में, मतलब अर्थ और ऑब्जेक्ट्स जो उसके ऊपर हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा होता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनमें आपस में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इनमें इधर और इधर कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर? यही रीजन है। और ये अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहां पर कि आपको ये पता चलेगा, ये रिलेशन जो कि इनमें आपस में लगने वाला फोर्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स का जो फॉर्मूला निकल कर आता है कि कितना फोर्स लग रहा है, इतना है कि फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, जब आप वो निकालेंगे तो आपको समझ पे आएगा कि अरे ये तो बहुत कम फोर्स लग रहा है। ठीक है। बिल्कुल। ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें की मास मौजूद हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है हमेशा। अब वो बात अलग है कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा उस फोर्स का, तो उसकी वजह से इनमें एक्सेलरेशन नहीं जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपको कोई इनके आपस में बीच में कोई मोशन नहीं दिखाई देगा। जबकि अर्थ जो है, अर्थ और आप जो यहां पर खड़े हैं ऊपर, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स भी हमारा बहुत ज्यादा निकल कर आता है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, जिसकी वजह से हमें यहां पर इनमें एक एक्सेलरेशन मिलता है और ये इधर आता है। ठीक है। समझ पे आया? बिल्कुल। इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे कि वाई अर्थ इज सो फॉर, मतलब आपके दिमाग में आ सकता है ना कि अगर अर्थ मून पर फोर्स लगा रही है तो मून इतना दूर क्यों है। अभी मून को भी हम खींचेंगे और उसको गिराने की कोशिश करेंगे, पर वो मून गिरेगा नहीं, क्यों, इसको भी हम सीखेंगे अभी। ठीक है। बिल्कुल सही यहां पर क्वेश्चन है आपका कि जो अर्थ है वो मून को अगर पुल कर रही है तो वो मून क्यों नहीं गिर रहा, इसको भी अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्लियर? क्लियर? बात समझ पे आ गई? तो वहां तक अभी हम लोग पहुंचेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, अभी तो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, इसमें हम लोग एक एक करके बहुत ढेर सारी चीजों को पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि अर्थ में कैसे सारे फिनोमेना होते हैं। ठीक है। क्लियर? तो ये वाली चीज हो गई हमारी, ये हो गया कि मून गोज अराउंड द अर्थ, वो भी इसी वजह से है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो उस पर हमें लगातार एक एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, एक्सेलरेशन के लिए एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है, और अनबैलेंस फोर्स कहां से आएगा, अनबैलेंस फोर्स कहां से आएगा, वही यहां पर क्वेश्चन है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि एक्ट होता है। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आते हैं किसी ना किसी के कि आखिर ये ऐसी चीज हो क्यों रही है, बट उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कुछ ही लोग ढूंढते हैं, वरना लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। और उनमें से आइजैक न्यूटन भी एक वही व्यक्ति थे जिनके दिमाग में प्रश्न आया, साथ में उन्होंने उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी, रीजंस दिए, थ्योरी डेवलप करी, उसको उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि टेस्ट किया, वो सारी चीजें वर्क कर रही थी, तो आगे उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा होता है। तो आपने ये बहुत सुना होगा कि आइजैक न्यूटन के सर पर एक पेल गिर गया, तो इस वजह से जितना है हमारी फिजिक्स बनी है। फिर किसी किसी का आप में से ही आ जाता है क्वेश्चन कि फिर हमें ये पढ़ना ही क्यों था, फिजिक्स पढ़ना ही क्यों है।
ठीक है, कभी कभी आ जाता है आपके दिमाग में कि उस सेब की जगह पर ट्री गिर गिर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं अजीबोगरीब। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई शुरुआत ना हुई होती, ठीक है, अगर ऐसी कोई शुरुआत नहीं हुई होती तो आज जो आप यहां पर बैठ के मोबाइल देखते हैं, या अभी जो ये क्लास चल रही है, ये पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही पहले लेक्चर में बताया था कि साइंस एक डेवलपिंग सब्जेक्ट होता है, हमेशा डेवलप होता रहता है, कुछ ना कुछ नया आता है, जो आज है कल उससे बेहतर होगा। तो अगर कोई चीज शुरुआत नहीं हुई होती तो आज यहां तक पहुंचती कैसे? ठीक है, अगर उन्होंने कुछ चीजें बताई नहीं होती तो लोग और ज्यादा बढ़ते नहीं उस बारे में। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपसे कोई इस तरीके के बचकाने सवाल करता है तो आपको उसको समझाना क्या मतलब, बताना है, अपना पॉइंट क्लियर करना है आपको कि देखो, जो भी आप यहां पर आज कर रहे हो वो सब वहीं से बना है, धीरे धीरे चीजों को पता चलता गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे रोटी खा लेते हैं। रोटी एक दिन में नहीं बनती है, एक घंटे में नहीं बनती है। रोटी बनने के पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अभी आप मोबाइल लेकर कुछ भी लिख देते हैं या कुछ भी रिकॉर्ड कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, नहीं होता ये अगर वहां से चीजें चालू नहीं हुई होती। क्लियर? ओके। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर एक मून है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, या किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अलग अलग सबके मून होते हैं, या जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ क्यों घूम रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे? तो इसके पीछे का रीजन जो है वो अभी आपको समझ पे आ जाएगा, कुछ समय बाद, मतलब आज की ही क्लास में कुछ समय बाद समझ पे आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब अर्थ अपने आप, अर्थ मतलब अट्रैक्ट हो रही है सन से, तो वो क्यों नहीं जाकर सन में गिर जा रही है? या फिर ये कह लीजिए कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वो जाकर क्यों नहीं गिर जा रहा? ठीक है, तो देखिए इसको भी अभी हम सब ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर? तो न्यूटन ने कहा कि जो इस तरीके के फिनोमेना हो रहे हैं कि प्लेनेट का चारों तरफ घूमना, मून का इसका प्लेनेट के चारों तरफ घूमना, या कह लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का फॉल होना अर्थ की तरफ, ये सब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, सब इसकी वजह से हो रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, अब क्या होगा यहां से? तो इन्होंने क्या किया था, आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया था। ठीक है, लॉ दिया था और ये एक्सप्लेन किया था कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता है। क्या निकाला था उन्होंने कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, ये चीज उन्होंने निकाली थी। ठीक है, बात समझ पे आई? देखिए, आप YouTube पे सर्च करिएगा कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, तो जब आप उसको सर्च करेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हम लोग देख सकते हैं एक दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्स को, उसको भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डेली लाइफ पर भी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको देख सकते हैं, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, बात समझ पे आ रहे? तो आप उसको यूट्यूब पे देखिएगा, आपको समझ पे आएगा, उसकी ब्यूटी समझ पे आएगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो भी ये चीज है वो सब क्यों हो रहा है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, हम लोग इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं अर्थ के चारों तरफ, उनका मोशन कैसा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ। जो, ठीक है, बिल्कुल कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब में कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि ये जो
मैन है या कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों तरफ रखा हुआ है, मौजूद है, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो है ये जो है अर्थ क्या करती है, उनमें एक एविडेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, यहां पर वो क्या करता है, एविडेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो एविडेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने का मतलब कि इतना ज्यादा फोर्स कि वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उनमें एक्सेलरेशन ला दे, उनमें एक्सेलरेशन ला दे। ठीक है, तो क्यों कैसा वो चीज देखेंगे। फिर है कि हम लोग इस पे ये भी देखेंगे कि हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैसे जो वेट ऑफ बॉडी है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ओके, ठीक है, ये चीज ठीक है। अब इस पे आप ये चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे पिछले हमने चैप्टर में आपको बताया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारा ये क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट हो रहा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, या पहला ऑब्जेक्ट दूसरे में फोर्स लगा रहा होगा तो उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले में फोर्स लगाएगा। ये हमेशा हमेशा जरूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे में फोर्स लगाया और दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स ना लगा पाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या एक्शन क्या रिएक्शन, ऐसा नहीं होता कि आप किसी के सर में करके भाग गए, फिर वो आपके पीछे भागता रहेगा, आपको ढूंढता रहेगा, फिर आपको पकड़ के आपके सर में ऐसे 2 बार करेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने अगर उसके सर में बजाया तो वो भी आपके सर में बजा देगा। ठीक है, ऐसे बात समझ पे आई तुरंत। तो हमेशा अगर एक बॉडी दूसरे में फोर्स लगाएगी तो दूसरा बॉडी भी पहले में फोर्स लगाएगी। बात समझ पे आई, ये चीज होती है। और फिर हम लोग इस चैप्टर में इस बात को भी डिस्कशन करेंगे कि इतने हैवी जो शिप्स होती हैं, कार्गो शिप्स, या कह लीजिए कि जो क्रूज शिप्स होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, जिनमें कि पूरा का पूरा ऐसा शहर सा बसा रहता है, इतना ढेर सारा शहर सा बसा रहता है पूरा का पूरा, वो डूबता क्यों नहीं है, वो तैरता क्यों रहता है, अनलेस एंड अनटिल कोई अनफॉर्चुनेट घटना घट गई और वो डूब जाए। वरना एक शांत पानी में वो जो जहाज है वो डूबता क्यों नहीं। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट लिक्विड में क्यों फ्लोट करते हैं। क्लियर। तो अब देखिए ग्रेविटेशन, अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन पर, उसको करते हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट कर रहा था, कुछ चीजें बता रहा था कि ऐसा ऐसा होता है, ताकि आपके अंदर से चीजें जो हैं वो निकल कर आए। जो मैं चीजें बता रहा हूं उसके लिए, जो बताने वाला हूं उसके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, क्योंकि बिना जगह के तो कोई फिट होगा नहीं कुछ। तो इस वजह से मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट किए। ठीक है, क्लियर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए किसी कारण से तो वो चीज डूब जाएगी। वरना जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, छोटी नाव, ये सब तैरती हैं, तो वो तैरती क्यों है? जब तक वो तैर रही हैं वो तैर क्यों रही हैं, और डूबती हैं तो क्यों डूब जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब तक तैरती हैं तो क्यों तैरती हैं, जब डूबना है तो वो क्यों डूब जाती हैं। ओके, तो ये चीज सारी, तो आपने ये देखा ही होगा कि मून गोज अराउंड द अर्थ, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है, रुकता है और फिर वापस आ जाता है। थ्रोन अपवर्ड रीचेस सर्टेन हाइट देन फॉल्स डाउन द अर्थ। तो ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे फेनोमेना जो है हमारे, वो अभी हम लोग अर्थ में देख रहे हैं। तो अब समझिएगा, मैंने आपको आपके सामने जो डिस्कशन पेश किया था, जहां से मैंने चीजें स्टार्ट करी थी, मैंने बात करी थी यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिनमें की मास मौजूद होता है तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ये मैंने आपको बताया ना कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, बिल्कुल होता है। हम लोग क्या करेंगे, अपने डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अर्थ के अंदर ही, कि अर्थ में कैसा बिहेवियर होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आता है तो कैसा होता है। ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद रखिएगा हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी मतलब यूनिवर्स में किसी भी
ऑब्जेक्ट जिसपे की मास मौजूद हो उनके बीच में लगता है। अब अगर फोर्स उनके बीच में ज्यादा लगेगा तो उनमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मूव करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो उनमें जो मूवमेंट है वो एविडेंट नहीं होगा। बस इतना फर्क होता है कि कहीं पर वो आपको इसका इफेक्ट दिखाई देता है, कहीं पर इफेक्ट दिखाई नहीं देता। मौजूद वो हमेशा होता है, मौजूद वो हमेशा होता है। अब आगे, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया कि वो एप्पल फॉल हुआ, उन्होंने वो सब देखा। तो एप्पल फॉल हुआ जिस रीजन से, क्या वही रीजन है मून का? क्योंकि अर्थ है, अर्थ ने अगर एप्पल को अट्रैक्ट किया है तो मून को भी तो अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूटन के दिमाग में यही क्वेश्चन था कि अगर एप्पल फॉल हुआ है नीचे, यानी कि अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया है, तो मून भी तो बगल में है, उसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा? तो अब फिर दिमाग में आता है कि अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो मून गिर जाना चाहिए, मून गिर जाना चाहिए अर्थ पे, तो फिर वो गिर क्यों नहीं रहा है? तो ये इन्हीं सारी प्रश्नों को उन्होंने क्या किया, एक एक करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए उसको, उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने उसको या तो डेवलप किया, या तो उन्होंने कहीं से उसको स्टडी करा, अपना लॉजिकल रीजनिंग दिया और चीजों चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है। तो फर्क एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और उनमें बस इतना था कि उन्होंने वो जो प्रश्न थे उनके आंसर को ढूंढने की कोशिश करी, उनमें अपना उन्होंने समय व्यतीत किया। वरना उनके पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट होता था। नाम नहीं था उसका कुछ, नाम नहीं था उसका कुछ, बट हमेशा एक फोर्स एक्ट होता था। ठीक है। हो सकता था अगर अगर वो उसका नाम एप्पल फोर्स रख देते तो वो एप्पल फोर्स नाम हो जाता, अभी हम लोग एप्पल फोर्स पढ़ रहे होते। ठीक है। तो जो चीज अभी भी ऐसा होगा, अभी भी ऐसी होंगी बहुत ढेर सारी चीजें जो हमें नहीं पता है। जब हम लोग उनके बारे में कोशिश करेंगे, उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ नाम दे देंगे। ठीक है। देखिए इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि पड़ोस में कोई परिवार आया रहने के लिए। अब आपको पता नहीं है कि उनका नाम क्या है। ठीक है। आपको पता नहीं है कि उनका नाम क्या है, तो आप क्या करते हैं? आप घर में ही बैठे बैठे उनके नाम बना देते हैं, हाँ या ना? यही होता है ना। मतलब कि अब वो रह रहे हैं बगल में, या मान लीजिए आप कहीं रहने गए हैं, वहां पे आपने चारों तरफ देखा है चीजों को, वहां पर आपको पता नहीं कि किसका क्या नाम है, आपने कुछ भी बोल दिया, आपने उनको उनके नाम कुछ भी रख दिए। फिर उसी नाम से आप उनको मतलब आपस में जब घर में आप आपस में बातचीत करेंगे तो वो उनका नाम देंगे। यही है ना। यही चीज है यहां पर भी कि देखो, पहले भी अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट करती थी, सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, सारे सेब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, सब कुछ होता है। तब भी होता था, अभी भी होता है। जब से यूनिवर्स बना तब से ऐसी चीजें होती आ रही हैं, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से ही जो अभी हम फॉर्म देख रहे हैं इस अर्थ का, उनमें सारी चीजें वो इन्हीं फोर्सेस की वजह से ही हैं। बट ग्रेविटेशन ने न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और बताया कि ऐसा है, उन्होंने चीजों को डिस्कवर किया। ठीक है। ये इस तरीके से हो रहा है। अब मैंने अभी जैसा कहा कि मून है, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर कोलिजन हो जाना चाहिए। पर मैंने ये नहीं कहा कि कोलिजन हो ही जाएगा, मैंने कहा कोलिजन हो जाना चाहिए। दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये कोलिजन हो जाना चाहिए अगर अट्रैक्ट होगा, तो कोलिजन तो हो नहीं रहा। बट दिमाग में ये भी है कि अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को तो कोलिजन हो जाना चाहिए, बट हो नहीं रहा। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। समझ पे आया? उस चीज को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। क्लियर? और वो जो चीज है वो है यहां पर, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक रस्सी ली। आपने क्या की? एक रस्सी ली। ठीक है। आपने उस रस्सी को क्या किया, उस रस्सी को लेकर उसमें आगे कुछ एक मास बांध दिया। ठीक है। क्या कर दिया? मास बांध दिया। अब आप उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए। जब आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, जब आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो पता है क्या होता है? ठीक है। पता है क्या होता है? उसमें एक वेलोसिटी होती है, किसी भी समय पर उस पे एक क्या होती है, स्पीड होती है। और वो स्पीड हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी कि कहा जा सकता है कि वेलोसिटी चेंज होती रहती है।
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, बट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप उसको मूव करा रहे हैं जैसे। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड होती है इसकी, वो होती है इस तरफ। उसकी स्पीड मतलब उस स्पीड, कह लीजिए कि उस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होता है। वो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, आप उसको रोटेट कर रहे हैं, बट साथ में आप याद करिए, आप उसको अपनी तरफ खींचते भी हैं। आप उसको अपनी तरफ खींचते भी हैं। अगर आपने अभी तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया है तो करिएगा। जब आप किसी पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, पतंग में लंगड़ मारते हैं ना, बहुत आपने किया होगा। पत्थर घुमा के शिव सीधे गया और वहां पर आपने क्या किया, पतंग पकड़ ली। किया है ना ये काम। तो आपने क्या किया, जब आप ऐसे करते हैं और उसको फेंकते हैं, तो वो जो जाता है पत्थर, वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। हाँ या ना? यही होता है ना, जब आप उसको फेंकते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। या फिर आप ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं और घुमाते घुमाते क्या होता है कि आपके हाथ से अगर छूट जाता है वो बंधन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। जिस भी पॉइंट पर वो छूटा होगा वहां से वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। और स्ट्रेट लाइन पर मूव करते करते वो जाकर फिर क्या होता है, जाके फॉल हो जाता है। कहने का मतलब कि किसी भी समय पर इसमें दो चीज एक्ट हो रही होती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो दो चीज एक्ट होती हैं, और इसको मैं पिछले चैप्टर में भी, मतलब पिछले पिछले चैप्टर पे भी बता चुका हूं, जहां पर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ने पढ़ा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे की वेलोसिटी इस तरफ है और उस पर लगातार एक फोर्स एक्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। क्योंकि यहां पर ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक्ट होता है इस वेलोसिटी से, और ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो क्या करता है, वो उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। अब होता क्या है कि ये जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली टुवर्ड्स अ सेंटर एक्ट होता है, हमेशा एक सेंटर की तरफ ही एक्ट होता है। तो ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ, एक किसी सेंटर की तरफ एक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ये जो पुल है स्ट्रिंग के द्वारा, वो जो पुल है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ऐसा करता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे ही आप इसको बंधन को छोड़ते हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल, सॉरी, वो जो पुल लगना होता है, वो जो इस डायरेक्शन पर फोर्स लगता है वो रुक जाता है। तो जैसे ही रुकता है ये ऑब्जेक्ट यहां से भाग जाता है इस तरफ, इस डायरेक्शन पर भाग जाता है। यानी कि यहां पर जो टेंजेंट फॉर्म होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन पर ही वो निकल जाता है। बात समझ पे आई? तो इसको आपको कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए वो जो फोर्स लगाना होगा वो कैसा लगाना होगा, ऐसा लगाना होगा। और ये जो फोर्स होता है इसके 90 डिग्री में होता है, तो ये वर्क करता है उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने में। तो यहां पर अगर आप इस चीज को रिप्लेस कर दें अर्थ से, किससे? अर्थ से। और यहां पर इसको रिप्लेस कर दें मून से। अर्थ को रिप्लेस, यहां पर अर्थ और यहां पर मून, तो अब अर्थ और मून के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की टेंडेंसी है, सॉरी, ये इस मून की टेंडेंसी है बाहर भाग जाने की। इसकी इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर होती है और ये चाहता है कि मैं निकलकर भाग जाऊं यहां से, बट अर्थ कहता है रुको। अर्थ कहता है रुको। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये यहां पर 90 डिग्रीज पे एक्ट होता है इस वेलोसिटी से, जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। यही रीजन है कि जो मून है वो गिरता नहीं है। जो मून है वो गिरता नहीं है। यही रीजन है कि मून गिरता नहीं है अर्थ की तरफ। बात समझ पे आई? है ना? यानी कि अगर इस अर्थ और इस मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो ये जो मून होगा वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, वो निकल के बाहर भाग जाएगा। तो ये फोर्स जरूरी है उसको पकड़ के रखने के लिए, उसकी ऑर्बिट में उसको मेंटेन करने के लिए। और यही एक्सप्लेनेशन गोज टू ऑल अदर प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। अब वहां पर तो एक हमने ये तो बहुत छोटा सिंपल सा एक सिस्टम बनाया है जिसपे कि एक अर्थ है और मून है, जबकि जबकि
सोलर सिस्टम पर और पूरे इस यूनिवर्स को अगर देखा जाए तो बहुत ढेर सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में आपस में फोर्स लगता है वो, और वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, कह लीजिए कि एक तरीके से एक रिजल्टेंट फोर्स कुछ जनरेट करते हैं और फिर वो जाकर पूरा सिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है वो वैसा फॉर्म होता है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो ये जो था पूरा हमारा वो ऐसा ही है। क्लियर? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल सीकिंग फोर्स होता है। और हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उस क्या कह लीजिए कि उस मून में, तो वो क्या वर्क कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का वर्क कर रहा है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? और एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा कि क्या किया जाता है, जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है उनको लॉन्च किया जाता है, सुना है ना? इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, एक साथ उसने बहुत ढेर सारी सैटेलाइट लॉन्च करी। उसने जब इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करी तो कुछ समय बाद जो इसरो थी, सॉरी वो सैटेलाइट थी, वो ऑर्बिट में पहुंच गई। ऐसा आपने बहुत ढेर सारा सुना होगा, हाँ या ना? तो क्या होता है वहां पर प्रोसेस पता है? वहां पर प्रोसेस ये की जाती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को बाहर फेंका जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है कि तुम चले जाओ बाहर, तुम चले जाओ इस अर्थ से बाहर। बट उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेटेड वेलोसिटी हमारी एक होती है, और वो इतनी वेलोसिटी होती है जो कि जो अर्थ उसमें फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ एक दूसरे को ऐसे बैलेंस आउट करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर वो हो जाए और उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट मिल जाए। ठीक है, बस ये प्रोसेस होती है। तो अर्थ है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च होती है हमारी कुछ ऐसी, उसकी डायरेक्शन होती है ऐसे बाहर जाने की। बट एक सर्टेन अमाउंट पर जाकर जब इंजन वगैरह सब बंद हो जाता है तो इसकी टेंडेंसी होती है बाहर जाने की। ठीक है, यहां पर इसकी टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ऐसा होता है। बट अब आता है वर्क किसका, ग्रेविटेशन का। जैसे ही इंजन वगैरह बंद हो जाते हैं तो यहां पर वर्क आता है ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये जो इंजन यहां पर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, अभी भी फिर उनके फिर दूसरे इंजन चालू होते हैं जो सैटेलाइट होते हैं। रॉकेट वाले इंजन तो बंद हो जाते हैं, अब चालू होते हैं सैटेलाइट के इंजन। उस उनमें सैटेलाइट में जो इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्क, मतलब वर्क नहीं, एक तरीके से यहां पर क्या करते हैं, वो इस वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो इस वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ पीछे से ऐसे थ्रस्ट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए, और इधर इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके और इसके बीच में, उसकी वजह से ये इसका डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, और ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लगती है। क्लियर? बात समझ में? ये प्रोसेस होती है सैटेलाइट को लॉन्च करके उसके ऑर्बिट में उसको पहुंचाने का। ऐसा नहीं होता है कि वहां पर जाकर कोई उसको गोल गोल घुमा रहा है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज किया जाता है उस सैटेलाइट को मूव कराने में, क्योंकि मून भी एक तरीके का जो है वो सैटेलाइट ही है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि जब मून चारों तरफ घूम सकता है तो यहां पर क्यों नहीं, ये चीज क्यों नहीं। तो अब क्योंकि देखो मून बहुत काफी दूर होता है, मून क्या होता है, बहुत दूर होता है, और वहां पर किसी तरीके का जो है वो एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, और मून काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखता है हमेशा। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी होती है वो उस वेलोसिटी को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से ये ऐसे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। जबकि अर्थ के पास में जो यहां पर सैटेलाइट्स लगाती है तो यहां पर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही होती है, और कोई इसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने वाला नहीं होता। तो इसके लिए यहां पर इन सैटेलाइट्स को इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स पर थ्रस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि इंजन लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहां पर इसको कंटिन्यूअसली या टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा इस पे वेलोसिटी इसकी मेंटेन करके रखते हैं।
जिसकी वजह से होता क्या है कि अब ये जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इधर एक्ट होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होती है, ये दोनों 90 डिग्री में फॉर्म होते हैं और ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, फिर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज 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 ऐसे होते होते ये पूरा हमारा सर्कुलर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और लॉन्च करने के बाद अगर ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे तो ये भाई साहब निकल जाएंगे बाहर, ये निकल जाएंगे बाहर आउटर स्पेस में। ठीक है, आउटर स्पेस में निकल जाएंगे। तो यहां पर जाके क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट पर पहुंचकर, जैसे कि पीएसएलवी नाम सुना होगा आपने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये जो पीएसएलवी होता है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और ये क्या करता है, ये लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम करता है। तो ये इस तरीके का जो होता है वो मतलब ये इस तरीके का व्हीकल होता है जो कि एक ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो यहां पर एक ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहे। ठीक है, वो ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता रहे। तो ग्रेविटेशनल पुल यहां पर लगता है इस पे, तभी ये सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ना लगे तो इसकी डायरेक्शन कौन चेंज करेगा, ये तो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, ये तो फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ठीक है, आपने वॉयजर का नाम सुना होगा, वॉयजर 1 वॉयजर 2, वो इस सोलर सिस्टम से बाहर ही निकल गए, वो इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए। उनको ऐसा बनाया गया था कि वो इस जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसके बाहर ही निकल जाए। ओके, ठीक है, ओके ओके, तो उसके वो बाहर ही निकल जाए। क्लियर, बात समझ पे आई? तो यही रीजन है कि हम यहां पर सारे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सारे कैलकुलेशन करते हैं कि यहां पर कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, कब तक इंजन को हमें इस रॉकेट के इंजन को चलाना है, उसके बाद फिर उसके बाद कब तक हम लोग को इसके जो इस पे इंजन लगे हुए हैं, सैटेलाइट्स के खुद के जो इंजन होते हैं, थ्रस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, तो वो कब कैसे वर्क करेंगे, और उसी पे बेस्ड पूरा ये कैलकुलेशन होकर ये ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, तो अलग अलग कैलकुलेशंस के हिसाब से हम लोग अलग अलग ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को रख देते हैं। जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो इस ऑर्बिट का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है तो इस ऑर्बिट का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो था ना कि हम लोग ने जो ये मून पर भेजा था। ठीक है, मून पर भेजा था तो वो ऐसे ही भेजा गया था कि उसको पहले क्या किया गया, पहले एक सैटेलाइट की तरह यहां पर लॉन्च कर दिया गया। क्या किया गया, पहले एक सैटेलाइट की तरह यहां पर लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद थोड़े थोड़े समय पर उस पे उसकी इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया गया। क्या किया गया, यहां पर इसके थ्रस्टर्स को ऑन किया गया और इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया गया। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसके ऑर्बिट का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। उसके ऑर्बिट का साइज बढ़ गया, उसके ऑर्बिट का साइज बढ़ गया। ऑर्बिट का जैसे ही रेडियस बढ़ा और एक सर्टेन अमाउंट के बाद इतना यहां पर बढ़ गया कि ग्रेविटेशनल पुल उस पर लगना बंद हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जो लग रहा था वो लगना बंद हो गया और इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि ये बढ़ता हुआ चला गया इधर बाहर। ठीक है, वो चला गया ऐसे बाहर और वो चला गया यहां पर और वो जाकर फिर अब उसको ऐसा भेजा गया, यहां से ऐसा भेजा गया कि मून के पास से उसको गुजारा गया, मून के पास से उसको गुजारा गया सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से। तो अब ये क्या करता है, मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो अब यहां पर जो वेलोसिटी होती है इनके बीच में फिर देखो 90 डिग्री बनता है, तो फिर यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर डायरेक्शन चेंज होती है और इस तरीके से इसका अब यहां पर ये ऑर्बिट बनता है। फिर इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं यहां पर, जिससे कि इसकी ऑर्बिट डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर यहां पर फाइनली लैंड कर जाता है। ये पूरा होता है। ठीक है, बिल्कुल। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो जो प्लैनेट्स हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करें, उस ऑर्बिट से बाहर निकलें और आगे जाएं। ठीक है, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को मैंने बताया कि वो आउटर स्पेस पे निकल गए। ठीक है, वो आउटर स्पेस पे निकल गए। ठीक है, यहां पर यह चीज है कि देखो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आउटर स्पेस पे निकले, बट जब उनको वो निकले उसके पहले यहां से तो उनको
इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर तो उनको निकालना होगा ना। उसके बाद फिर वो दूसरे प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल को यूज कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, बट ग्रेविटेशनल पुल से तो बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए उनको दूसरे जो अब कौन से लॉन्च व्हीकल्स थे वो मुझे भूल गया, उनसे उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर तो पहले निकले, इस पोजीशन पर तो आए। उसके बाद फिर यहां पर उनका काम यहां पर ऐसा था कि वो अपनी इसको ऐसे करते थे और यहां से बढ़कर वो आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए अपने दिमाग में और ना दूसरे के दिमाग में। मैंने ये कहा कि यहां से ग्रेविटेशनल, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल से उससे बाहर निकलने की कोशिश करी। ठीक है, समझ पे आई बात? आगे चलकर तो उन्होंने प्लैनेट्स का जो ग्रेविटेशनल पुल था उसका यूज किया था आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारे ऐसे फेनोमेना होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ऐसा फोर्स है जो हर बॉडी में एक्ट होता है जिसमें कि मास मौजूद है। ओके, क्लियर? बात समझ पे आई? तो अब चलते हैं यहां से आगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। यहां पर हम जानते हैं कि जो एप्पल है वो अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें यह पता है कि जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? वो भी अट्रैक्ट करेगा। एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ से, एप्पल अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, तो उस हिसाब से फिर अर्थ को भी इधर मूव करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? मूव करना चाहिए, बिल्कुल मूव करना चाहिए। बट ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता चला। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला जो फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होता है कि यहां पर एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स डिसाइड करता है कि, और उस पर जो मास है वो डिसाइड करता है कि उस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा। ठीक है, बात समझ पे आई? तो यहां पर क्या है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। अब इस एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स तो सेम लग रहा है, फोर्स तो सेम लग रहा है, बट ये जो एप्पल है इसका मास बहुत कम है, तो सेम अमाउंट फोर्स पर इस पे एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। मान लीजिए कि जैसे इस तरीके के प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराए थे, याद करिए, जहां पर फोर्स सेम होता था, जहां पर फोर्स सेम होता था, मास डिफरेंट डिफरेंट होता था, उसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारा डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आता था। ठीक है, तो अगर फोर्स हमारा सेम रहता था तो जिसका मास कम उस पे एक्सेलरेशन ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। यही तो है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो ये बन जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिस पे मास ज्यादा होगा उस पे एक्सेलरेशन कम आएगा। तो यही रीजन है अर्थ का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एप्पल। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इस अर्थ में जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो बहुत कम जनरेट होता है। क्या होता है? वो बहुत कम जनरेट होता है, और इतना कम जनरेट होता है कि हमें लगता ही नहीं कि ये अर्थ मूव करी है जरा सी भी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा यहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करी जाए, ठीक है, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करी जाए, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करी जाए, तो वो डिपेंड करता है मास पर। उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। जब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? बात समझ पे?
कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है। बट बट किसी ऑब्जेक्ट में जो टोटल अनबैलेंस फोर्स होता है, वो अगर F है, तो उसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करते हैं। देखिए, बहुत क्लियर रखिए इस बात को कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर ये जो F है, ये वो वाला फोर्स रखा जाता है यहां पर। ठीक है, जो एक अनबैलेंस फोर्स निकल कर आता है, इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट एक अनबैलेंस फोर्स बनता है, वो यहां पर रखा जाता है। ठीक है, और उसको फिर बराबर कर देते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, ये पता करने के लिए कि अब इसमें अगर इतने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में अगर इतने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, और उन सब का जो नेट फोर्स है, नेट अनबैलेंस फोर्स है, वो हमारा इतना है, एफ है। और इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, और इस ऑब्जेक्ट में हमें एक्सेलरेशन a अगर पता है, तो वो इसके बराबर हो जाता है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है, मान लीजिए यहां पर क्या है कि इसी पे अगर बात करें कि ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनमें जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसके लिए जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है, वो निकल कर आता है Gm1m2/r², जहां पर कि m1 इसका मास हो गया मान लीजिए, m2 इसका मास हो गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग लेते हैं r। क्या लेते हैं? r। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग लेते हैं r। तो ये फोर्स निकल कर आता है, ये वो वाला फोर्स है जो कि इनमें आपस में लग रहा है। यानी कि इसको अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा आपके लिए इसको क्लियर बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये अर्थ है, ये मून है, ये आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहे हैं वो कौन सा, कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। ये इस पे जो, इस पे, अब इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। यानी कि ये इसको इधर खींच रहा है इस फोर्स से, ये खींच रहा है इस अर्थ की तरफ इतने फोर्स से। और फिर जब हम लोग को ये देखना होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लिखना चाहे एफ जी लिख देते हैं, फिर हम लोग को ये देखना होगा कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वगैरह देख रहे हैं कि मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाकर हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। साथ में कोई दूसरा फोर्स लग रहा था क्या? कोई तीसरा फोर्स लग रहा था क्या? कोई चौथा फोर्स लग रहा था क्या? कोई पांचवा लग रहा था क्या? कोई छठा फोर्स लग रहा था क्या? सारे फोर्सेस का मान लीजिए कि F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है। इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स निकल कर आता है वो होता है F। ठीक है, ये सारे फोर्सेस को हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, सिंपल सिंपल अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस कैंसिल आउट, सेम डायरेक्शन वाले फोर्सेस ऐड अप। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इन सारे फोर्सेस का जो एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा यहां पर, नेट वर्थ जो बनेगी, एक सॉरी नेट फोर्स बनेगा, वर्थ कहां से आ गया, नेट फोर्स बनेगी। तो ये फोर्स इसके बराबर फिर हम लोग रख देते हैं, इसका जो मास होगा m, और इसमें आने वाले एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, अब यहां पर अगर आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि अर्थ का जो मास है उसको इतना कम कर दिया जाए कि इस पे हमारा एक्सेलरेशन एविडेंट हो जाए, तो एक बात यह भी गौर करिए कि इस अर्थ के मास को जब आप डिक्रीज करेंगे, तो इनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो भी डिक्रीज होने लगेगा, वो भी डिक्रीज होने लगेगा। तो किसी तरीके से अगर आपने क्या किया, फोर्स को कांस्टेंट रखा और अर्थ के मास को आपने डिक्रीज कर दिया, जो कि यहां पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में पॉसिबल नहीं है कि आप मास को कम भी कर दें और फोर्स हमारा उतना ही रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो कितना है, उनके मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर किसी तरीके से आपने क्या किया कि इनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, कांस्टेंट रखा, उसको नहीं डिक्रीज होने दिया किसी तरीके से, और फिर अर्थ के मास को डिक्रीज कर दिया, तो अर्थ भी आपको मूव होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वरना आप ऐसे समझिए, सन और अर्थ, सन और अर्थ, सन और अर्थ, इनमें
भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ सन घूमती, सॉरी, अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, है ना? तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, बात समझ पे? ये सारी चीजें। ओके। अब एक बात है कि अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्ट कैसे होता है? क्या अर्थ के अंदर कुछ हो रहा है? अर्थ के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसको अट्रैक्ट कर रही? नहीं, अर्थ के अंदर कोई चीज नहीं है। वो जो पूरी की पूरी अर्थ है, वही रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और एक चीज और याद रखिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ में ही लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जो जिनमें मास है। अब वो चाहे मास इतना छोटा हो, ठीक है, इतना छोटा, चाहे इतना बड़ा, चाहे इतना बड़ा, चाहे इतना बड़ा, चाहे इतना बड़ा, ठीक है, कुछ भी हो, अगर उनमें मास मौजूद है, जिसका कि एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और g यहां पर हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसको कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब इस बात से ऐसे समझिए कि अर्थ भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसमें कि मास है, और वो खुद में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अर्थ के हर एक पार्टिकल में मास है, और वो आपस में इस ग्रेविटी की वजह से ही आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और साथ में जो वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह, वो अलग चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अर्थ के अंदर कुछ मौजूद है इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं अपने चारों तरफ रखी हुई चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है? आप भी जहां पर बैठे हैं, आप भी अपने चारों तरफ की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप भी अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने चारों तरफ रखी हुई चीजों से। बट क्योंकि आपके और उन ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत कम है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में कोई ऐसा मोशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा कोई मोशन दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ पे आई? यहां तक क्लियर हुआ? ऐसा होता है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इतना छोटा सा मास भी कैसे अट्रैक्टिव, यहां पर अट्रैक्शन शो करता है, इतना छोटा मास भी कैसे इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, कैसे? तो उसके लिए यही है 9th 10th 11th 12th बीएससी, फिर एमएससी इन फिजिक्स, ठीक है, बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स से करिए या बीएससी मैथमेटिक्स से करिए, और धीरे धीरे करके आप यहां तक पहुंचिए। फिर जब आप पढ़ेंगे, क्या कहते हैं वो, हमारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, तब जाकर आपको समझ पे आएगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाता है। ठीक है, या फिर आप क्या करिए कि आज से आप सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ 9th क्लास का ग्रेविटेशन पढ़िए। ठीक है, 10th में जो चैप्टर्स मौजूद हैं उनको पढ़िए, 11th के सारे चैप्टर्स को पढ़िए। ठीक है, 11th के सारे चैप्टर्स को पढ़िए, 12th के कुछ चैप्टर्स हैं उनको पढ़िए, बीएससी में आप तीनों साल के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़िए, और एमएससी में जब आप पहुंच रहे हैं यहां पर, आप पहले तो रिलेटिविटी आप पढ़ेंगे बीएससी में रिलेटिविटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमएससी में शुरुआत में जाकर, बीएससी में ही फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ लेते हैं, एमएससी में जाकर फिर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे और अच्छे से, फिर जाकर आएगी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तब जाकर आप वहां पर समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे फोर्स लगाता है। बाकी अभी बताने के लिए मैं कुछ भी आपको बता दूं तो आप कहेंगे वाह बढ़िया, मजा आ गई, बट समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। यानी कि इतनी ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है, आपने वो सुना होगा स्पेस टाइम कर्वेचर। ठीक है, स्पेस टाइम कर, अब उसको कपड़े को क्या बोलते हैं, कपड़ा मुझे भूल गया,
नाम इंग्लिश क्या होता है? स्पेस टाइम कर्टेन, कर्टेन याद आ रहा है, स्पेस टाइम फैब्रिक। ठीक है, स्पेस टाइम फैब्रिक। तो जब आप स्पेस टाइम फैब्रिक की बात करी तो आखिर वो स्पेस टाइम फैब्रिक है क्या? आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।